मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मित्रों, हमारी जैसे कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष पर, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर हमारी क्लासेस चल रही हैं और इससे पहले की 2 क्लासेस आप इसकी अटेंड कर चुके हैं। पहली क्लासेस में हमने भृगु नंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था और उससे आपको मैंने कंपेयर करके भी बताया था कि उसमें क्या है और इसमें क्या चीज़ है। दोनों के बारे में आपको जो है डिफरेंस भी बताया था और दोनों का इंट्रोडक्शन भी दिया था। सेकंड क्लास में मैंने आपको नक्षत्रों और ग्रहों महादशा के बारे में बताया था कि कौन से प्लैनेट्स के अंदर कौन से नक्षत्र आते हैं और कौन सा प्लैनेट जब महादशा में चलता है तो कितने साल का समय लेता है। और उसमें हम बात कर रहे थे कारकत्वा ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि ग्रहों के कारक तत्वों की, जिसमें हमने बुध तक कर लिया था और अब हम गुरु से यानी जुपिटर से आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे ब्लैक बोर्ड में पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि समय नष्ट ना हो और हम एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाएँ। मैं इसे बता देता हूँ, आप इसे समझ लीजिए। अगर आप बाद में वीडियो देख के या स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप तब भी इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप साथ के साथ नोट करना चाहें तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं BNN क्लास 3 भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, 2 हो चुकी है और ये है थर्ड वन। हमारा टॉपिक चल रहा था कारकत्वा ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों के कारक तत्व कौन से होते हैं। पिछली क्लास में हम देख चुके थे सूर्य, मून, मार्स और मरकरी। अब इसमें स्टडी करेंगे हम जुपिटर। इसे हिंदी में गुरु या बृहस्पति भी कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह। देखिए, बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि जिस पे भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है उसका मान सम्मान रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो सबसे पहले कारकों में इसका आता है रिस्पेक्ट और सेकंड है ऑस्पिशियस। जितने भी पवित्र चीजें होती हैं, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसके आगे पवित्र लगा होता है, दैट इज द ऑस्पिशियस, वो सब जुपिटर के अंतर्गत आती है। भृगु नंदी नाड़ी में जुपिटर से हम मेल नेटिव की स्टडी करते हैं, इसलिए मेल नेटिव भी इसके कारक तत्वों में है। जुपिटर यानी कि मास्टर यानी कि टीचर, आपको शिक्षा देने वाला जो गुरु है, गुरु आप कह सकते हैं, अध्यापक आप कह सकते हैं, वो भी गुरु के अंतर्गत, गुरु के कारक तत्वों में से एक है। नेक्स्ट है गाइड करने वाला। मान लीजिए कि आपको कोई गाइड करता है, आपका कोई मार्गदर्शन करता है, तो वो जो मार्गदर्शक होता है वो भी गुरु के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है रिलीजियस। जितने भी धार्मिक चीजें, धार्मिक बातें, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थान, धार्मिक क्रियाकलाप है, वो सब जुपिटर के अंतर्गत आते हैं। हम सब जानते हैं जुपिटर, बृहस्पति, गुरुदेव कौन थे? ये देवताओं के गुरु थे। होली प्लेसेस, मैंने भी बताया जितने भी धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थान है, वो सब जुपिटर के अंतर्गत आते हैं। होली वाटर, ऐसा जल, ऐसी नदियां जिनके आगे पवित्र लगा होता है, जैसे कि गंगा नदी। जितने भी होली वाटर होते हैं, जैसे कि गुरु के घर से, या जैसे गुरु बंगला साहिब से या गुरुद्वारे से या मंदिर से लाया गया जो जल होता है वो पवित्र माना जाता है, इसलिए जितने भी होली वाटर होते हैं वो भी सब गुरु के अंडर में आते हैं। पुखराज रत्न, देखिए हमारे जो हाथ की ये जो पहली फिंगर होती है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये भी बृहस्पति की उंगली होती है, ये भी गुरु में ही आती है। पुखराज रत्न इसी के अंदर पहना जाता है। उसके बाद भाग्य, जैसे कि मैंने आपको कालपुरुष की कुंडली बनाकर दिखाई थी। कालपुरुष की कुंडली में जो 9वीं राशि है, जो धनु राशि है, वो 9वें घर में पड़ती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो जो भाग्य का कारक है वो भी गुरु के अंदर आता है। देखिए, गुरु संतान कारक भी ग्रह माना गया है। जो संतान कारक ग्रह है वो गुरु है। गुरु पुत्र रत्न की उत्पत्ति में बेहद इसका योगदान रहता है। येलो कलर भी गुरु बृहस्पति में आता है। ऐसे जातक
नॉर्मली देखिए मेल नेटिव की स्टडी करते हैं, लेकिन अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें तो ऐसे जातक जो 50 साल या उससे अबव के होते हैं वो भी गुरु बृहस्पति या जुपिटर के अंतर्गत आते हैं। मंदिर में बैठने वाले जितने भी पुरोहित हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, वो भी सब गुरु के अंतर्गत या जुपिटर के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों आप इसे नोट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में भी आप इसे नोट कर सकते हैं। मित्रों जुपिटर के बाद जो हम नेक्स्ट प्लेनेट लेते हैं, या जो नेक्स्ट प्लेनेट जिसके हम कारक तत्व की बात करेंगे, वो है वीनस, और इसको हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह। हम इसका कारक तत्व देखेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हम भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो फीमेल प्लैनेट्स की हम होरोस्कोप की स्टडी करते हैं, वो मेन उसको जो है वीनस से हम करते हैं। तो वीनस VNN इन भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल नेटिव लग्जरीज, जितनी भी लग्जरीज आइटम्स होती हैं, ऐशो आराम की जिंदगी होती है, वो सब वीनस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फीमेल्स। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में भी जो मैरिड विमेन होती हैं वो वीनस के द्वारा रिप्रेजेंट होती हैं। वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मनी। मनी यानी कि पैसा, रुपया, धन, ये भी सब वीनस यानी कि शुक्र के ग्रह कारक तत्वों में आता है। वीनस कौन थे? शुक्रदेव कौन थे? हम सब जानते हैं, ये असुरों के गुरु थे। जो डॉटर इन लॉ होती है, जो बहू होती है, वो भी वीनस के अंतर्गत ही हम उसे स्टडी करते हैं भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। वीनस से माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारी बड़ी बहन होती है, एल्डर सिस्टर, वो भी वीनस में आती है। जैसे कि मैं मनी की बात कर रहा हूं, सो वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट द फाइनेंस मैटर। वीनस स्पर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए स्पर्म एक्चुअली दो चीजों जो है स्पर्म में उसको रिप्रेजेंट करती हैं, दो ग्रहों को, एक है सूर्य और दूसरा है वीनस। सूर्य इसलिए क्योंकि जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म में जान होती है, और इसलिए जो है सूर्य भी स्पर्म को रिप्रेजेंट करता है और वीनस भी स्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली जो स्पर्म है वो सन और वीनस दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर आगे कभी इस तरह का टॉपिक आए तो इस पे हम और आगे स्टडी करेंगे। जितनी भी ओवल शेप्स हैं वो सब वीनस के अंतर्गत आती हैं। जो क्षीर सागर, आपने अगर देखा हो कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में हमेशा आराम करते थे शेष नाग जी के ऊपर बैठकर, तो वो क्षीर सागर है। क्षीर सागर से यहाँ पे हमारा मतलब होता है एक्चुअली ओशियन ऑफ मिल्क, जो दूध का सागर है वो क्षीर सागर है, वो भी वीनस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हीकल्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और एक्सपेंसिव आइटम्स, और पीकॉक यानी कि मोर, वो भी सब वीनस के अंतर्गत आता है। तो मित्रों आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, और अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बाद में आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए ऐसी वीडियो चलने दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के बाद वी विल स्टडी अबाउट दी सैटर्न और शनि ग्रह। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शनि ग्रह भृगु नंदी नाड़ी में जुपिटर, अगर मेल नेटिव की तरह हम उसे कंसिडर करते हैं तो शनि का बहुत बड़ा रोल है। शनि को प्रोफेशन माना गया है, शनि को कर्म माना गया है, यानी कि हमें जुपिटर के साथ शनि को स्टडी करनी पड़ती है। शनि बहुत ही बड़ा ग्रह माना गया है। शनि को काल का दर्जा है, यानी कि जब तक शनि किसी घर को एक्टिवेट नहीं करता तब तक उस घर से रिलेटेड संबंधित कारक जातक को नहीं मिलते। तो अगर हमने जब भी किसी जातक के कर्म की, उसके व्यवसाय, उसके प्रोफेशन की स्टडी करनी होती है, तब हम भृगु नंदी नाड़ी में सैटर्न को, शनि को स्टडी करते हैं। तो भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से सैटर्न जो है कर्म या कर्मा, इट रिप्रेजेंट्स प्रोफेशन, ये कर्म कारक ग्रह है। कर्मों के हिसाब से जातक को ये फल देता है। सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट द लॉर्ड शिवा।
ऐसा पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव के ही जो है वो अंश अवतार थे भगवान जो शनिदेव, इसलिए जो है लॉर्ड शिवा को ये रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट द सोरो, शनि दुख के कारक तत्वों में, शनि के कारक तत्वों में से दुख भी एक है, तो शनि ऑल्सो रिप्रेजेंट दी सोरो। जो हमारा बड़ा भाई होता है एल्डर ब्रदर, दैट इज द सैटर्न। सर्वेंट, घर के जो नौकर होते हैं वो भी शनि के कारक तत्वों में से आते हैं। Saturn also represent, शनि also represent the commercial vehicles, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो सब शनि में आते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज वो भी सब शनि के अंदर आती हैं। शनि का जो शनि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर और ब्लू कलर। देखिए यहाँ पे ब्लैक और दैट इज द नीला रंग, ये भी शनि के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो नीलम रतन है वो भी शनि के कारक तत्वों में से ही एक है। ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा भी शनि के कारक तत्वों में ही आता है, और शनि एक वायु कारक ग्रह माना गया है। तो मित्रों आप इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ समय के लिए स्क्रीन ऐसी छोड़ रहा हूं ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। और इसके बाद हम बात करेंगे राहु की। चलिए मित्रों, अब तक हमने शनि के बारे में स्टडी कर ली। अब हम देखेंगे राहु के कारक तत्व। भृगुनंदी नाड़ी में राहु को ड्रैगन हेड कहा गया है। ड्रैगन मीन्स राक्षस का सिर, तो वही हमने लिखा है ड्रैगन, राहु मीन्स राक्षस का सिर। ये एक असुर था जो अमर होना चाहता था। धोखे से राहु ने जो है अमृत पान कर लिया। जब भगवान विष्णु को पता लगा तो उन्होंने अपने सुदर्शन से इसका जो सिर है उसे धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान ये तब तक कर चुका था, इसलिए उस राक्षस की मृत्यु नहीं हुई बल्कि वो दो में डिवाइड हो गया। सिर जो है वो राहु रह गया और जो धड़ है वो केतु कहलाया, इसलिए राक्षस का सिर। बहुत जगह पुराणों में राहु को सांप की तरह दिखाया गया कि जब वो रूप बदल लेता था तो वो सांप बन जाता है, इसलिए इसे सांप का मुंह भी कहा जाता है। बहुत जगह इसको छाया ग्रह भी हम कहते हैं। व्हील शेप, जो व्हील की तरह जिसकी गोल बिल्कुल शेप होती है वो भी राहु के अंतर्गत आती है। रोड विदाउट एंड, यानी कि ऐसी रोड जहां पे जब आप उसके एक सिरे पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको उस रोड का बिल्कुल भी एंड, दूसरा सिरा आपको जब नजर ना आए, वो जो एंडलेसली जब वो रोड वो सड़क चलती चली जा रही है, वो भी सब राहु के अंतर्गत आती है। जो आसमान स्काई, एक्चुअली जिसका अंत ना हो, जो अंतहीन नजर आए, वो सब राहु है। स्काई आसमान, ये भी राहु में ही है। जो धुआं वो भी राहु के अंतर्गत आता है। भ्रम पैदा करने वाला, ये एक ऐसा ग्रह है जो बहुत से लोगों में भ्रम पैदा कर देता है। राहु बहुत दूरदर्शिता रखने वाला ग्रह भी है। बहुत पहले की होने वाली घटनाओं की से जानकारी बहुत जल्दी मिल जाती है। पॉलिटिकल माइंडेड, राहु ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल राजनीतिक तरीके से व्यवहार कर सकता है। राहु बहुत ही क्लेवर है और धोखा देने में राहु निपुण है। तो इसे मित्रों आप इसे नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि राहु जो है एक राशि में 1.5 साल यानी कि 18 महीने तक गोचर करता है। शनि के बाद राहु और केतु ये दो बड़े ग्रह हैं जो बहुत ही लंबे समय तक किसी एक राशि में रहते हैं। शनि रहता है 2.5 साल, राहु रहता है 18 महीने और जुपिटर रहता है 1 साल यानी कि 12 महीने। आप इसे मित्रों नोट कर लीजिए। यहाँ स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जैसे अभी आपको अच्छा लगे। कुछ समय के लिए वीडियोस मैं छोड़ रहा हूँ ऐसे ही। चलिए दोस्तों, हम राहु तक बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे केतु की। देखिए, केतु को भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ड्रैगन टेल कहा गया है, यानी कि राक्षस की पूंछ। जैसे कि मैंने बताया कि राहु जो है अपना जो रूप बदल लेता था, बहुत बड़े सांप के रूप में बन जाता था, तो वो जो पूंछ थी जब वो कटा तो वो पूंछ की तरह जो धड़ है वो अलग हो गया। तो इसलिए जितने भी पूंछ है, जो जानवरों की जितनी भी पूंछ आती है वो सब केतु के अंतर्गत आती है। देखिए, गुरु भी धर्म का कारक था।
गुरु भी धार्मिक क्रियाकलापों का कारक था और केतु भी धर्म और धार्मिक क्रियाकलापों का कारक है, लेकिन गुरु और केतु में फर्क है। गुरु कहता है कि आप धार्मिक हो, केतु कहता है कि आप कट्टर धार्मिक हो, यानी कि आप जो भी हो अपने धर्म के प्रति आप कट्टर हो। आप जो कट्टरता किसी व्यक्ति के अंदर लाता है वो केतु के कारण आती है। जो धार्मिक शिष्य यानी कि ऐसे शिष्य जो गुरुकुल में जाते हैं अपने किसी भी पंडित और पुरोहित से धार्मिक शिक्षा लेने, वो भी सब केतु के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं जिसमें से तंत्र जो विद्या है वो भी केतु के अंतर्गत आती है। गुप्त विद्या ऐसी विद्याएं जो लगभग हर आदमी उन्हें सीखना नहीं चाहता, हर आदमी उनकी तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ एक लोग जाना चाहते हैं, तो वो सब केतु के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। देखिए मुस्लिम तंत्र ये भी केतु के अंतर्गत आता है। अदर रिलीजन, हमारा रिलीजन छोड़कर जो दूसरा रिलीजन होता है वो सब केतु के अंतर्गत आता है। रोप या थ्रेड, रस्सी या कोई धागा, वो भी केतु में ही है। प्रेत और जिन ये भी केतु के अंदर ही आते हैं। केतु मोक्ष का कारक है। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाना, वो कहलाता है मोक्ष। और मोक्ष को इंग्लिश में कहते हैं दी एंड। कभी आगे कभी टॉपिक आया मोक्ष के ऊपर तो मैं आपको इस पर विस्तार से इस पर खुलकर आपको समझाऊंगा। पाताल लोक वो भी केतु के अंदर का आता है। केतु जो हमारी ग्रैंड जो मदर होती है वो भी केतु को रिप्रेजेंट करती है। और मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं वो राहु द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का जो पिछला हिस्सा वो भी केतु के अंतर्गत आता है। जितने भी लिबरल्स होते हैं जो अपने धर्म के रीति रिवाजों से आजादी चाहते हैं, जो अपने ही धर्म में, अपने ही समाज में, अपनी ही बातों को जो नहीं मानते, जो लिबरल्स कराते हैं, वो सब केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु का कलर चितकबरा या जो धुएं जैसा रंग होता है वो केतु के रंगों में से एक होता है। मित्रों यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन में ऐसे ही छोड़ रहा हूं। देखिए भृगु नंदी नाली एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे बड़े ग्रह जिन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, वैसे तो सभी ग्रहों को हम स्टडी करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिनको दी गई है, जिन पर मेन पूरी प्रेडिक्शंस हमारी बेस्ड है, वो है 4 ग्रह। जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। जुपिटर ये मेल नेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं उनके किस प्रकार के क्रियाकलाप रहने वाले हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके जीवन में आने वाली परेशानियां, दिक्कतें, ये हमें इस चीज को बताती हैं। एक राशि में जुपिटर रहता है 12 महीने, अगर वक्री हो जाए तो 13 महीने, और सैटर्न रहता है 2.5 साल, राहु 18 महीने, और राहु और केतु दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिल्कुल सम सप्तक योग पे होते हैं। यानी कि राहु जहां बैठा होगा वहां से 7वें घर आगे केतु आपको बैठा मिलेगा, जहां केतु होगा वहां से 7वें घर आगे आपको राहु बैठा मिलेगा। तो ये दोनों की स्पीड भी एक जैसी होती है। राहु और केतु दोनों 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। जब भी दोनों राशि परिवर्तन करते हैं, दोनों एक साथ इनका राशि परिवर्तन होता है। और मैं बता दूं, सभी ग्रह घूमते हैं आगे की ओर, और जबकि ये चलते हैं पीछे की ओर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली है, अब मान लीजिए कि सैटर्न या गुरु यहाँ पर बैठे हैं, सैटर्न या गुरु, तो ये जब भी मूव करेंगे ये यहां से इस तरह से मूव करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि राहु यहाँ बैठा है या केतु मान लीजिए यहाँ पर बैठा है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आप मान लीजिए कि राहु बैठा, कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ, इसलिए मैं राहु लिख देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि राहु यहाँ पे बैठा है तो ये यहाँ नहीं चलेगा, ये अब यहाँ से पीछे की ओर चलेगा, ये इधर चलेगा। अब मान लीजिए कि केतु यहाँ बैठा है, एक मैंने बताया था कि एक दूसरे से समसप्तक योग में होते हैं। अगर राहु यहाँ पे है तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7,
तो केतु आपको यहाँ बैठा मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से अब केतु जब मूव करेगा तो उस तरह से वो उल्टा मूव करेगा ऐसे। तो राहु केतु उल्टा चलते हैं, उल्टा मूव करते हैं, और इस तरह से इसलिए राहु जो है, राहु और केतु हमेशा उनकी जो चाल होती है वो वक्री चाल कहलाती है, हमेशा वो वक्री चलते हैं। देखिए, ग्रहों के बाद अब हम बात करेंगे जोडिएक साइंस यानी कि राशियों की। और हमने जैसे कि बताया कि 12 राशियां होती हैं, ग्रहों के भी कारक तत्व होते हैं और बहुत से कारक तत्व हमारी राशियों में भी आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि की, जिसे नंबर 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1। तो देखिए, इनके कारक तत्व में वैसे तो बहुत सी चीजें आती हैं, कुछ एक कारक तत्व मैं बता रहा हूँ, और कुछ एक कारक तत्व जैसे जैसे हम आगे स्टडी करते चले जाएंगे हमें बहुत सी चीजें उसमें और मिलती चली जाएंगी। तो हाउस ऑफ मार्स, जो एरीज साइन है, जोडिएक साइन है, जो मेष राशि है, वो मंगल का ही एक घर है और टॉप 1 नंबर 1 की ये राशि आती है। कांटेदार पौधे, जितने भी ऐसे पौधे जिनमें कांटे होते हैं, वो जितने भी पौधे और जो पेड़ होते हैं वो सब मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ या रॉक्स वो भी मेष राशि में ही आती हैं। जितने भी हमारे गर्म स्थान है, गर्म जगह है, वो भी मेष राशि में है। जितनी भी भट्टी होती है, जैसे ईंट बनाने की भट्टी या और भी दूसरे काम करने के लिए जहाँ पे भी भट्टी लगी होती है, भट्टी समझते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजों को एक साथ पकाया जाता है, काफी स्थानों में एक साथ आग जलती है, वो भी जो स्थान है वो मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। बैटल फील्ड, ऐसा स्थान जहाँ पे युद्ध किया जाता है, वो भी मेष राशि के अंतर्गत आता है। किसी शहर में, किसी जगह में जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वो भी मेष राशि में ही आते हैं। मेष राशि लाल रंग यानी कि रेड कलर को भी रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे स्टोन्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं, जो इतने बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ के जो टूटे हुए जो स्टोन्स होते हैं, वो भी मेष राशि के अंतर्गत ही आते हैं। लास्ट में मैंने लिखा पावर प्लेस। देखिए, हर जगह में, हर जगह, चाहे आपका घर है, मेरा घर है, गवर्नमेंट सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, हर जगह में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज की सारी शक्तियां निहित होती हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम हाउस, आपके और मेरे घर में फादर हाउस, मेरे घर में मेरे फादर की चल रही है या मेरी चल रही है, आपके घर में आपके फादर की चल रही है, तो वो जो जगह है जहाँ पे आपके फादर बैठते हैं, जहाँ पे बैठ के सारे डिसीजन लेते हैं, उसे कहते हैं पावर प्लेस। और जो भी जहाँ पर बैठ के मुख्य रूप से सारे मेन पावरफुल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो भी सब एरीज यानी कि मेष राशि के अंतर्गत वो सारे स्थान आते हैं। तो मित्रों, आप इसके भी स्क्रीनशॉट चाहें तो खींच लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कुछ सेकंड के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। हमारी नेक्स्ट राशि है वृषभ, इंग्लिश में से कहते हैं टॉरस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 2, द सेकेंड टॉप राशि। ये शुक्र की राशि है, दैट इज द हाउस ऑफ वीनस, जो कैटल शेड्स है, जहाँ पे गाय भैंसे भेड़ बकरियों को रखा जाता है, जहाँ पे उनको उस जगह को कैटल शेड्स, वो भी वीनस के अंतर्गत आती है। जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब टॉरस राशि के अंतर्गत आते हैं। इसका जो कलर है व्हाइट इन कलर, जो सफेद कलर है वो भी टॉरस राशि यानी वृषभ राशि का प्रतीक है। हमारा जो माथा है वो भी टॉरस राशि में आता है, और फूड ग्रेन्स वो भी जो है वृषभ राशि के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉरस यानी वृषभ राशि के बाद नंबर 3 पर आता है जेमिनी, दैट इज द मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है, हाउस ऑफ मरकरी। कमर्शियल प्लेसेस, जितने भी ऐसे प्लेसेस जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, वो सब जेमिनी के अंतर्गत आती हैं। ग्रीन प्लेसेस जो है वो भी जेमिनी में ही आते हैं। ग्रीन ग्रास वो भी जेमिनी मिथुन राशि में आ रहे हैं। ऐसी जगह या ऐसी जमीन जहाँ पे सिर्फ हरे रंग की घास आपको दिखाई दे, वो सब मिथुन राशि के अंतर्गत आती है। जितनी भी शॉप्स होती हैं जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, वो भी सब मिथुन राशि में है। ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां। शोल्डर्स, हमारे जो कंधे होते हैं वो भी
मिथुन राशि के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बालकनी, हमारे घर की जो बालकनीज होती हैं, बिग हॉल जिसमें बड़े बड़े हॉल होते हैं और कुछ भी नहीं बना होता, वो भी सब जेमिनी में आता है। जुआ खाना जहाँ पे सट्टा लॉटरी खेला जाता है, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो भी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कैंसर। जेमिनी के बाद हमारी नेक्स्ट राशि है जो 4th प्लेस पे आती है, दैट इज द कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि का जो मालिक है वो है चंद्रमा मून। तो कर्क राशि हाउस ऑफ मून कहलाती है। वाटरली प्लेसेस, जितनी जगह पे जो जो जलीय स्थान होता है, जो जलीय भूभाग होता है, वो सब कैंसर यानी कि कर्क राशि में आता है, जहां पर पानी ही पानी होता है, जिससे आप नदियां, समुद्र, आप वो सब आप कर्क राशि में उसे डाल सकते हैं। जो वाटर टैंक है आपके और हमारे घर पे जो ऊपर वाटर टैंक लगा होता है, वो भी सब कर्क राशि में ही आता है। बाथरूम, हमारे घर का जो बाथरूम है जहाँ पर पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो भी सब कैंसर यानी कि कर्क राशि में ही आ रहा है। मिल्क बूथ्स, जहाँ पर दूध मिलता है, जिन दुकानों पे जहाँ पर जिन्हें सिर्फ दूध ही मिलता है, वो भी कैंसर यानी कि कर्क राशि में आता है। जैसे कि मदर डेयरी, जहाँ पर सिर्फ दूध ही मिलता है। देवी स्थान, ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ देवी की ही मूर्तियां हो, सिर्फ देवी ही हो, वहां पर किसी देवता का स्थान ना हो, वो भी सिर्फ कैंसर यानी कि कर्क राशि में आता है। कर्क राशि का जो रंग है वो गुलाबी रंग पर अधिपत्य है कर्क राशि का। और चेस्ट और यहाँ जो ब्रेस्ट है, जो ये शरीर का ये जो अंग है, ये भी कर्क राशि के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए हमारी नेक्स्ट राशि है, नेक्स्ट जोडिएक साइन है, दैट इज द लियो। ये 5 नंबर पर आता है। और लियो साइन यानी कि सिंह राशि का जो मालिक है वो है सन यानी कि सूर्य। तो लियो राशि क्या है, दैट इज द हाउस ऑफ सन। लियो ऑल्सो रिप्रेजेंट द केव्स, जो गुफाएं होती हैं वो लियो राशि के द्वारा ये रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ जहाँ पर शेरों का परिवार रहता है, वो जगह भी लियो राशि के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। किंगडम यानी कि किसी राजा का जो राज्य है, जो किंगडम है, वो भी लियो राशि के अंतर्गत आता है। एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग बैठकर महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, वो जगह या एडमिनिस्ट्रेशन वो भी लियो राशि के अंतर्गत ही आता है। इट रिप्रेजेंट द ब्राउन इन कलर, जो ब्राउन कलर है उस पे लियो राशि का अधिपत्य होता है। हमारा जो स्टमक है, जो पेट का जो चारों तरफ का हिस्सा है, वो भी लियो राशि के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं जो महत्वपूर्ण जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं किसी देश को, किसी राज्य को चलाने के लिए, वो भी सब लियो राशि के अंतर्गत ही आता है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी सरकारी जो भवन होते हैं, सरकारी भवन, वो सब लियो राशि के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए मित्रों, लियो के बाद हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द विर्गो जोडाइक साइन, जिसे हिंदी में कन्या कहा जाता है, और ये आती है हमारी 6 नंबर राशि पर। विर्गो इस राशि का जो मालिक है वो है मरकरी। तो विर्गो क्या है, दैट इज द हाउस ऑफ मरकरी। ये बुद्ध का ही एक घर है, प्लेस ऑफ इंटेलेक्ट, जहां पर बुद्धिमान लोग रहते हैं, जहां पर बुद्धिमानी से सोच समझकर डिसीजन लिया जाता है, जहाँ पे पढ़े लिखे और शिक्षित लोग अधिक रहते हो, वो जो जगह है वो विर्गो साइन के अंतर्गत आती है। बिग कमर्शियल लोकेलिटीज, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े जहाँ पर कमर्शियल, जहाँ पे एक्टिविटीज होती है, जहाँ पे बड़े बड़े व्यापार होते हो, ऐसी जो जगह है वो भी विर्गो साइन के, विर्गो राशि के अंतर्गत आती है। जितने भी अम्यूजमेंट्स, बड़े बड़े अम्यूजमेंट्स पार्क्स होते हैं, वो भी सब विर्गो साइन में ही आते हैं। ग्रे इन कलर, ग्रे रंग पर विर्गो साइन का जो है अधिपत्य है। लर्निंग प्लेसेस, ऐसी जगह जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है, कुछ समझाया जाता है, जहाँ पे किसी को कुछ सीखने को मिलता है, वो भी सब विर्गो साइन के अंतर्गत आता है। जितने भी हमारे पास जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो भी विर्गो साइन में ही आते हैं। खाली पड़ी जमीन पत्थर वहीन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी हो, वहां पर पत्थर देखने को भी न मिले, ऐसी जो जमीन है जिसे आसानी से खोदा जा सके,
ऐसी जो जमीन है वो भी विर्गो साइन के अंतर्गत ही आती है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, मुझे लगता है कि इस क्लास के लिए इतने टॉपिक बहुत है, और ज़्यादा कराऊंगा तो सारा हाउस पाउच होना हो जाए। तो आप ये जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं इनके वीडियोस को आप बार बार देखिए और समझने की और याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम विर्गो से आगे के साइन को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा और हम अब भृगु नंदी नाड़ी के चार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जय माता दी।